Welcome to our YouTube channel Story Zone. Guys, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 211, आराध्य का कमरा। आराध्य कब से वृंदा के पीछे लगा हुआ था, पर वृंदा थी कि उसे शादी की तैयारी की ज्यादा पड़ी थी। वृंदा, एक जगह शांति से बैठ जाओ। तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। घर में और भी लोग हैं जो तैयारी कर लेंगे। वृंदा आराध्य की बातों और उसके रोक टोक से परेशान हो गई थी। वो फ्रस्ट्रेट होकर बोली, आप क्यों बार बार हमें रोकते हैं? हमें ऐसा लगने लगा है जैसे हम कोई जेल में है। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। सारी रोक टोक आप हम पर करने लगे हैं। नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। वृंदा गुस्से में जाकर बेड पर बैठकर बड़बड़ाने लगी। सबको सिर्फ बच्चे की चिंता है, किसी को हमारी नहीं पड़ी। किसी को क्या दोष देना, जब यही ये से है। एक बार हम माँ के पास चले जाएं, फिर हम वापस ही नहीं आएंगे। वृंदा की बक बक सुन आराध्य समझ रहा था कि वृंदा के लिए कितना मुश्किल हो रहा है। सब वृंदा रोक टोक से परेशान हो चुकी थी। जब से सबको पता चला था कि वृंदा प्रेग्नेंट है, तब से वृंदा पर सब ज्यादा ही ध्यान रखने लगे थे। आराध्य वृंदा के पास जाकर बैठ गया, पर वृंदा ने आराध्य की ओर नहीं देखा। आराध्य ने वृंदा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, गुस्सा हो? पर वृंदा ने कुछ नहीं कहा। आराध्य बोला, सॉरी वृंदा, थोड़ा ज्यादा हो गया है। समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, और हाँ, मैं बच्चे के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए तुम्हें टोकता हूँ। अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो तुम्हें ही सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। वृंदा ना समझी में बोली, वो कैसे? हमें क्यों तकलीफ होगी? जब ये हमारा बच्चा है तो किस बात की तकलीफ? आराध्य वृंदा को समझाते हुए बोला, वृंदा, मैं कैसे बताऊं तुम्हें? अगर तुमने ज्यादा भाग दौड़ या कुछ उल्टा सीधा खाया तो तुम्हें डिलीवरी के समय दर्द होगा। आराध्य की बात सुन वृंदा के ऊपर से गया। वो बोली, हमें भूख लगी है, जाए कुछ लेकर आइए। आराध्य ने अपना सर पीट लिया। आराध्य ने दोबारा कुछ समझाने की कोशिश नहीं की। वो उठा और बोला, मैं लेकर आता हूँ। आराध्य नीचे चला गया और वृंदा बिस्तर पर लेट गई। एक दिन और बीता। अरमान के हॉस्पिटल में जहाँ शादी के दिन शुरू हो रहे थे, वही निया आज हॉस्पिटल नहीं। अरमान निया के घर भी गया, पर निया वहाँ भी नहीं थी। दूसरी ओर घर पर आराध्य के घर का हर कोना सजाया जा रहा था। अगले दिन से शादी के रस्म शुरू होने वाले थे। वृंदा सोफे पर बैठी हुई सेब खा रही थी। सृष्टि, कांची, मधु, श्रद्धा, रिद्धि सभी घर की सजावट करवा रहे थे। सिद्ध अपने कमरे में था। वक्त काफी तेजी से बीत रहा था। अगले दिन हल्दी का रस्म था, इसलिए रात को सब जल्दी सो गए। अगली सुबह हल्दी का रस्म था, तब सब सुबह जल्दी उठ गए थे। आज सबने पीले कपड़े पहने थे। वृंदा ने पीला सूट पहना था, बाकी सबने भी पीली साड़ी और सूट पहना था। लड़कों ने कुर्ता पहना था। मधु ने हल्की पीली साड़ी पहनी थी, जिसमें उसका फिगर काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। श्रद्धा ने पीला कुर्ता और लहंगा रहता है। रिद्धि ने नॉर्मल सूट पहना था। सृष्टि ने लहंगा पहना था। वहीं आंचल ने लहंगा पहना था और फूलों के गहने पहने थे। बाहर गार्डन में रस्म शुरू होने वाली थी। सबसे पहले सिद्ध को बैठाया गया। सिद्ध को हल्दी लगाने के लिए ऋषि जैसे गया, वैसे ही वृंदा रोकते हुए बोली, भाई यार रुकिए, पहले दूसरी हल्दी को सिद्ध भाई को दीजिए। उसे छूने के बाद वो हल्दी दुल्हन को जाएगी, फिर उन्हें हल्दी लगाना। वृंदा की बात सुन आराध्य वृंदा के कान में बोला, क्या बात है, तुम कब से इतनी समझदार हो गई?
वृंदा ने आराध्या को घूर कर देखा। आराध्या मुस्कान देकर ऋषि से बोला, ऋषि जाओ पहले ये हल्दी काया के घर देकर आओ और रेयांश के घर से आंचल की हल्दी लेकर आओ। ऋषि भी मान गया। सिद्ध ने हल्दी को टच किया और ऋषि उसे लेकर चला गया। ऋषि के जाते ही सबने सिद्ध को हल्दी की, पर अरमान अभी भी टेंस था क्योंकि निया का कुछ अता पता नहीं था, इसलिए उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। यहाँ ऋषि काया के घर हल्दी देकर रेयांश के घर की ओर चला गया। वो जब रेयांश घर पर पहुंचा तो घर को सजाया तो गया था, पर वहां पर भीड़ नहीं थी। ऋषि ने दरवाज़ा खटखट किया, पर पहली बार में किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। ऋषि ने फिर नोक किया, काफ़ी देर हो गए। ऋषि फिर जैसे नोक करने गया वैसे ही दरवाज़ा खुला। सामने खड़ी लड़की को देख ऋषि की हवाएं उड़ गई। वही सिया का भी यही हाल था। एक दूसरे को इतने महीने बाद देखकर दोनों शॉक थे। दोनों होश में तब आए जब अंदर से रेयांश की आवाज़ आई, सिया क्या कर रही हो? सिया हड़बड़ा कर बोली, आई भाई। सिया ने ऋषि को अंदर आने का रास्ता दिया। ऋषि अभी भी सिया के पीछे चल रहा था। सिया ने पाइल रंग का घाघरा पहन रखा था। जब वो चल रही थी तब पीछे से सिया की कमर बहुत सुंदर लग रही थी। दोनों रेयांश के पास पहुँचे। रेयांश ऋषि को देख बोला, ऋषि तुम आ गए? जी जीजा जी। सिया ऋषि को हल्दी दे दो। सिया हाँ बोल वहाँ से जाने लगी। तभी रेयांश बोला, ऋषि सिया के साथ जाओ, वो तुम्हें चाय नाश्ता करा देगी। रेयांश की बात सुन सिया को गुस्सा आ रहा था। ऋषि बिना कुछ सोचे सिया के पीछे गया। सिया किचन में गई, ऋषि भी उसके पीछे गया। सिया गिलास में पानी निकाल रही थी, तभी उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। सिया पीछे देख पाती तभी ऋषि ने सिया की कमर को पकड़कर अपनी ओर खींचा। इस बीच सिया के हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया। एपिसोड 212। ऋषि ने सिया की कमर से खींचकर उसे फ्रिज से सटा दिया। इस बीच सिया के हाथ से पानी गिर गया। सिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसे अपने ऊपर तपिश ऋषि की महसूस हुई तब सिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। ऋषि सिया के बिल्कुल करीब था। सिया गुस्से में कुछ बोलने जाती, तभी ऋषि जमीन पर लेटकर सिया के पैर को पकड़कर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगते हुए बोला, सिया प्लीज़ माफ़ कर दो, वो सब गलती हो गई मुझसे, मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूँ, पर प्लीज़ मेरे भाइयों से कुछ मत बोलना। सिया को उम्मीद नहीं थी कि ऋषि उससे इस तरह माफ़ी मांगेगा। ऋषि को देखकर सिया के दिमाग की बत्ती जली। ऋषि मुस्कुराए और बिल्कुल घमंड से बोली, ठीक ठीक है, अब खड़े हो जाओ। ऋषि खड़ा हुआ। सिया उसे धमकाते हुए बोली, ठीक है नहीं बताऊंगी, पर अब तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। मतलब? ऋषि ने पूछा। मतलब कि मैं जब तुम्हें जो काम बोलूं तुम अपना सारा काम छोड़कर मेरा काम करोगे। ऋषि बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा सारा काम करूंगा, जो तुम कहोगी वो करूंगा, पर फिर क्या तुम मुझे माफ करोगी? सोचकर बताऊंगी। सिया अकड़ से बोली, हल्दी लो और जाओ, वरना भाभी को हल्दी लगने में लेट होगा। ऋषि ने सिया को फिर सॉरी कहा और वहां से चला गया। दूसरी ओर अरमान के पास एक फोटो आया, जिसे देखकर अरमान को एक धक्का लगा। ये फोटो निया की थी। उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे कुर्सी से बांधा गया था। अरमान ने जिस नंबर से फोटो आया था उस पर कॉल किया, पर किसी ने कॉल पिक नहीं की। तभी उसे एक मैसेज आया, पुलिस को बताने की कोशिश की तो तुम इसे मरा देखोगे, उसके बाद ही मैं जाऊंगा। ये मैसेज पढ़कर अरमान समझ गया था कि उसका एक कदम निया को खतरे में डाल देगा। अरमान ने लिखा, तुम क्या चाहते हो, पर दोबारा कोई मैसेज नहीं आया। अरमान को निया की फिक्र हो रही थी, इस वजह से उसका मन नहीं लग रहा था। हल्दी का रस्म खत्म होने को आया था,
पर अरमान के चेहरे पर बस उदासी थी। अगले दिन मेहंदी और संगीत का रस्म था। आज सब इतना थक गए थे कि सब सोने चले गए थे। सिद्ध के कमरे में सिद्ध बैठा लैपटॉप पर अपनी इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो देख रहा था जो आज की है। सिद्ध हल्दी की कई फोटो डाली थी जिसमें मिलियन में लाइक्स थे और कमेंट में कई लोगों उसे बधाई दे रहे थे, तो कई लड़कियां हॉट ब्रेक की इमोजिस डाल रही थी। सिद्ध के फॉलोअर्स 200 मिलियन थे। उसमें सिद्ध सिर्फ अपने भाइयों को ही फॉलो करता था, पर तभी उसे एक नोटिफिकेशन आया। एक पर्पल गर्ल की आईडी थी। वो सिद्ध की फोटो को लगातार लाइक्स कर रही थी। सिद्ध ने देरी ना करते हुए उस लड़की की आईडी खोली, तो ये पर्पल गर्ल कोई और नहीं काया थी, जिसमें उसके कुछ 900 फॉलोअर्स थे। सिद्ध काया की फोटो देख रहा था, पर उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो काया की फोटोज को लाइक कर रहा है। सिद्ध ने काया की आज की फोटो देखी। पीले लहंगे में काफी अच्छी लग रही थी। तभी उसे एक और नोटिफिकेशन आया। काया ने उसे फॉलो किया था। सिद्ध को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो शादी से पहले काया को रिवील नहीं करना चाहता था, वरना उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। उसने देखा तो काया का मैसेज फिर आया, क्या कर रहे हो? पर सिद्ध ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसने फोन रखा और लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार काया के मैसेज को देख रहा था, पर वो काया को और तड़पना चाहता था, जैसे उसने सिद्ध को तड़पाया था। सिद्ध ने अपने दिल पर पत्थर रखा। वो सो गया। वही माही के विला में माही खुशी से हंस रही थी। वो अरमान की इतना तड़प रहे हो अपने प्यार के लिए, पर अफसोस अब वो तुम्हें नहीं मिलेगी। माही के ऊपर खून सवार था। वो गुस्से में बोली, जो मेरा है मैं उसे किसी और का नहीं होने देती। तुम्हें अपना बना कर रहूंगी, वो भी 2 दिन में। अगली सुबह इंदौर रोशनी अपने हॉस्टल रूम में तैयार हो रही थी। आज उसका पहला दिन था। कितने सपने लेकर वो इंदौर आई है। कल सुबह ही वो इंदौर आ गई थी। तभी प्रयागराज से बाहर ना जाने वाली लड़की इंदौर के सबसे बड़े कॉलेज में डॉक्टर बनने का सपना लेकर आई है। वैसे तो रोशनी काफी बोल लेती है, पर शहर के माहौल को कैसे संभालेगी। रोशनी की एक रूममेट भी है, सुधा। दोनों की मुलाकात कल ही हुई, पर दोनों काफी अच्छी दोस्त बन गए। दोनों तैयार होकर कॉलेज में एंटर करती है। वही कुछ ही दूरी पर 4 लड़के और 3 लड़कियां खड़ी थीं। उसमें से एक लड़की रिम थी। ये रोशनी की कहानी की विलेन है। दूसरा लड़का रिदम ये रोशनी का हीरो है या नहीं, ये आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल रिदम और रिम दोनों कपल है। रिदम रिम के बोल्डनेस और उसकी खूबसूरती पर मरता है, जिसका फायदा रिम बखूबी उठाती है। रिम के प्यार के लिए रिदम किसी भी हद तक जा सकता है। ये बात रिम अच्छे से जानती है और दोनों के दोस्त सब साथ में बैठे थे। तभी रिम की दोस्त दिवा बोली, बेब वो देखो कोई बहन जी आ रही हैं। उसने रोशनी की ओर इशारा किया। रिम ने रोशनी को देख तिरछी मुस्कान दी और रिदम के गले में अपने हाथ डालकर बोली, बेबी वो देखो फ्रेशर आ रहे हैं। मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ, तुम उस बहन जी को अपने प्यार में फंसाओ और फिर मैं अपने मॉम डैड से अपने मतलब हमारे बारे में बात करूँगी। रिदम रिम की बात सुन बोला, रिम ये गलत है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो उस लड़की को बीच में क्यों लाना है। रिदम के दोस्त बोले, हाँ ये करने की क्या जरूरत है। रिम अपनी चाल चलते हुए रोने का नाटक करते हुए बोली, मैं कभी तुमसे कुछ नहीं मांगती, पर क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। वैसे भी बाद में हम उसे सब कुछ बता देंगे। एपिसोड 213। रिम की उदासी देख रिदम बोला, रिम ठीक है, मैं उससे नाटक करूंगा पर ज्यादा दिन तक नहीं। रिम खुश होकर बोली, ठीक है बेबी, ये नाटक बस तुम्हें 2 महीने करना है। रिदम मान गया
वो रिम के लिए कुछ भी कर सकता था। वही रोशनी सुधा के साथ अपनी क्लास में जाती है। दोनों साथ में क्लास अटेंड करते हैं। क्लास पूरी होने के बाद दोनों कैंटीन में जाते हैं। दोनों के ऑर्डर देने से पहले उनके टेबल पर कोल्ड ड्रिंक और पिज्ज़ा आ जाता है। दोनों वेटर को रोककर पूछती हैं कि किसने ऑर्डर किया। वेटर बोला वो जो वहाँ रिदम सर बैठे हैं उन्होंने ने ये आपके लिए भेजा है। वेटर रोशनी को देख बोलता है। सुधा बोली आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम आज पहली बार आए हैं और किसी को जानते भी नहीं है। कौन है ये रिदम? सुधा की बात सुन वेटर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोला वो जो उधर बैठे हैं। सुधा और रोशनी उस ओर देखती है तो उसके राइट में 3 टेबल छोड़कर 4 लड़के बैठे थे। सुधा गुस्से में खड़ी हुई और रोशनी को खींचकर उन लोगों के पास लेकर गई। तुम में से रिदम कौन है? सुधा गुस्से में बोली। उनमें से एक लड़का जिसका नाम अथर्व था। वो बोला ये है रिदम। रिदम पीछे मुड़कर मुस्कुराकर सुधा और रोशनी को देखा। रिदम को देखकर रोशनी और सुधा उसे देखते रह गए। सुधा की बोलती बंद हो गई। एक बार को तो रोशनी भी रिदम को देखकर उसमें खो रही थी, पर जहां सुधा पूरी तरह रिदम को देख रही थी वही रोशनी ने खुद को नॉर्मल किया और बोली क्या हम तुम्हें जानते हैं? नहीं, रिदम ने जवाब दिया। तो फिर तुमने वो सब नाश्ता हमारे टेबल पर क्यों भेजा? रिदम बिल्कुल बेबाक होकर बोला बिकॉज आई लव यू। रोशनी चुप थी। ये लड़का जिसे वो जानती भी नहीं है, वो लड़का उसे प्रपोज कर रहा था। रोशनी बोली पर हम तुम्हें नहीं जानते इसलिए हमसे दूर रहो। रिदम खड़ा हुआ और बोला पर क्यों तुम मुझे ठुकरा रही हो? रोशनी बोली देखो हमें गोल गोल बातें नहीं आती। तुम एक बार अपना रंग रूप और कपड़े देखो और हमें देखो। तुम किसी बड़े परिवार से हो पर हम नहीं और तुम जैसे लड़कों को हम अच्छे से जानते हैं। तब किससे बेट लगाकर हमारे करीब आना चाहते हूँ। इसलिए तुम कुछ भी हो पर हमारे लिए कुछ भी नहीं हो, इसलिए दूर रहो। अगर ये बात हमारे घर तक पहुँची तो वो हमारी पढ़ाई बंद करा देंगे, इसलिए तुम्हें अच्छी लड़की मिल जाएगी। रोशनी ने सुधा का हाथ पकड़ा और जाने लगी। तभी उसके पीछे से आवाज आई मुझे फर्क नहीं पड़ता। रिदम को जो चीज़ एक बार पसंद आती हैं वो उसकी होती हैं, सो तुम भी मुझसे प्यार करोगी। रोशनी गुस्से में वहां से चली गई। रिदम और उसके दोस्त उस और देख रहे थे। तभी रिम रिदम के पास आई। उसने रिदम को किस कर बोला बेबी तुम बहुत अच्छे हो, मुझे पता है तुम उसे अपने से प्यार करने पर मजबूर कर दोगे। दूसरी ओर शाम का वक्त मेहंदी संगीत की रस्म चालू हो गई थी। आंचल को रेयांश के नाम की मेहंदी लग रही थी। सब बैठे देख रहे थे। सबके कानों में आवाज आई। ये रिद्धि और मधु थे जो बीच में खड़े होकर नगाड़ा संग ढोल बाजे पर डांस कर रहे थे, जिसे सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। लास्ट में सभी लोग ने साथ में डांस किया सिवाय आराध्या वृंदा के। आंचल के डिलीवरी के कुछ ही महीने बचे थे, इसलिए वो सबको देख खुश हो रही थी। दूसरी ओर काया के घर में भी ढोल नगाड़े बज रहे थे। काया के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। वो भी आज जी खोलकर नाच रही थी। तीनों घरों में खुशी का माहौल था, पर वही आज निया को लापता हुए 4 दिन हो गए थे और अरमान अभी भी किडनैपर के मैसेज का इंतजार कर रहा था। पर किडनैपर खुद उसे कांटेक्ट करने को बोला था, इसलिए अरमान का दिल धक धक कर रहा था। रात हो गई थी, सब सो चुके थे। रोशनी के हॉस्टल में सुधा और रोशनी सो रहे थे। सुधा ऊपर वाले बेड पर थी तो वहीं रोशनी नीचे वाले बेड पर थी। हॉस्टल बड़ा था। एक कमरे में 2 लड़कियों से ज्यादा नहीं थी। रूम में ही अटैच बाथरूम था। अचानक रूम में कोई आया। ये लड़का रिदम था। वो सीधा रोशनी के बेड के पास आया। वही रोशनी आराम से सो रही थी।
लेकिन रोशनी को महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी आंखें हल्की सी खोली तो उसके सामने रिदम था। उसे देख रोशनी चिल्लाने गई पर रिदम ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और रोशनी के कान में जाकर धीरे से बोला, वॉशरूम में चलो अगर तुम अपनी फ्रेंड को जगाना नहीं चाहती हो तो। रोशनी रिदम को इतना पास देखकर घबरा रही थी। उसके हाथ पांव ठंडे हो गए थे, पर सुधा को सोचकर वो रिदम के साथ वॉशरूम में गई। रोशनी रिदम पर गुस्सा करते हुए बोली, तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हो? हमने कह दिया ना कि हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं तो क्यों हमारे पीछे पड़े हो? वही रिदम ने रोशनी को कमर से पकड़कर दीवार से सटा दिया और खुद उसके बिल्कुल करीब आ गया। रोशनी का हाथ डर से किसी हैंडल पर लग गया और पानी चालू हो गया, जिस वजह से दोनों के ऊपर पानी गिरने लगा। रिदम रोशनी के होठों के बिल्कुल पास आकर बोला, बट आई लव यू। तुम मेरी हो पहले दिन से, जब से तुम कॉलेज में आई हो। ये बोल रिदम रोशनी के होठों को टच कर पाता, तब तक रोशनी ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। रिदम मुस्कुराया और रोशनी के नेक पर किस करने लगा। रिदम की ये हरकत पर रोशनी को करट लगा। वो घबरा रही थी, वही रिदम उसे टच कर रहा था। एपिसोड 214। रोशनी ने रिदम को जोर से धक्का दिया, जिससे रिदम पीछे हो गया। रोशनी को काफी तेज गुस्सा आ रहा था। उसने रिदम पर हाथ उठाना चाहा, पर रिदम ने बीच में ही रोशनी का हाथ पकड़ लिया। वो थोड़ा सख्त लहजे में बोला, हिम्मत भी मत करना, तुम सोच भी नहीं पाओगी मैं तुम्हारे साथ क्या कर जाऊंगा। रिदम की बात पर रोशनी का हाथ ढीला हो गया। वो डर गई थी। रिदम ने रोशनी को खींचकर खुद से सटा कर कहा, तुम मेरे प्यार से बच नहीं सकती। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर मैं फिर आऊंगा। रिदम वहां से घेरे से निकल गया, पर इन सब से रोशनी डर गई थी। वो जानती ही कितना थी। जो रिदम उसके हॉस्टल तक आ गया। अगले दिन काया और उसका परिवार रेयांश और सिया, आराध्य पूरा परिवार मैरिज हॉल पहुंच गए थे। पंडित जी भी आ चुके थे। घेरे घेरे मेहमान आना भी शुरू हो गए थे। समय इतनी जल्दी बिता कि शादी का समय भी हो गया। सिद्ध ने मरून शेरवानी और रेयांश ने क्रीम शेरवानी पहनी थी। दोनों मंडप पर बैठे थे। जब पंडित जी ने कहा कि दुल्हन को बुलाओ, तब काया और आंचल को लाया गया। दोनों बहुत सुंदर लग रही थी। आंचल क्रीम लहंगा पहना था, वही काया ने मरून लहंगा पहना था। रेयांश और सिद्ध की नज़र तो उन दोनों पर ही ठहर गई थी, पर इस बीच हलचल मची हुई थी, क्योंकि अरमान वहां नहीं था। आराध्य ने बात को संभाला और शादी को आगे बढ़ाई। यहाँ एक खंडा कारखाने में अरमान खड़ा था। वो यहाँ निया के लिए आया था, पर यहाँ कोई नहीं था। अरमान चिल्लाकर बोला, कौन है? सामने आओ, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, निया को बीच में मत लाओ। अरमान का पारा हाई हो रहा था। तभी वहाँ एक आवाज़ गूंजी, इतनी जल्दी भी क्या है डॉक्टर अरमान, अभी तो खेल शुरू हुआ है। ये आवाज़ पहचानने में अरमान को टाइम नहीं लगा। आवाज़ पीछे से आई थी। अरमान जल्दी से पीछे घुमा। मही लाल साड़ी में अरमान के सामने खड़ी थी। अरमान गुस्से में मही के पास गया। कहाँ पर रखा है तुमने मेरी निया को? मही अरमान के होठों पर उंगली रख बोली, शुश, वो निया तुम्हारी नहीं, अब मैं तुम्हारी माही हूँ। अगर तुम्हें निया सही सलामत देखनी है तो मुझसे शादी अभी करनी होगी, वरना अपनी निया को मरा देखना। अरमान ने माही का हाथ पकड़कर पीछे घुमा दिया और खुद के करीब लाकर गुस्से में बोला, मेरी एक बात याद रखना, तुम जैसी लड़कियां किसी के काबिल नहीं होती। तुम बस दूसरों की जिंदगी में जेहर होती हो, किसी का प्यार नहीं बन सकती। निया की जगह कोई नहीं ले सकता। मही को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो मुस्कुराई और बोली, अब वो जहर मैं बनूंगी तुम्हारी जिंदगी में, क्योंकि अब तुम्हारी निया तुमसे बहुत दूर जा रही हैं।
सिर्फ तुम उसे बचा सकते हो, तो फैसला तुम्हें करना है। निया की जिंदगी या मौत। तुम्हारे पास कुछ देर का टाइम है, और हाँ, मैं तुम्हें निया को दिखाती हूँ। माही ने एक बार ताली बजाई तो वहां पर निया की वीडियो चालू हुई, जिसमें वो पूरी तरह से जख्मी थी। उसके होठों पर खून लगा हुआ था। निया की हालत देख अरमान से रहा नहीं गया। वो अपने हाथ जोड़कर बोला, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, पर निया को छोड़ दो, उसको बीच में मत लाओ। माही मुस्कुराई और अरमान के गालों को छूते हुए बोली, ठीक है बेबी, यहाँ तुम मुझसे शादी करो, वहाँ निया तुम्हें सही सलामत मिलेगी। पर मेरी भी शर्त है, तुम निया से मिल नहीं सकते, कभी नहीं। तुम्हें उसके ठीक होने की खबर मैं खुद दूंगी, पर अगर मुझे पता चला कि तुम निया से मिलने की कोशिश की तो मैं निया को ऐसी मौत दूंगी कि दोबारा वो जन्म लेने से पहले सोचेगी। अरमान माही की शर्त मान गया। वो बस निया को सलामत चाहता था। कुछ घंटे बाद आराध्या का घर, जहां आंचल की विदाई हुई थी, वही काया का गृह प्रवेश हुआ था। घर में खुश और दुख का माहौल था। सिद्धा और काया की रस्में चल ही रही थी, तभी पीछे से आवाज आई, अपनी भाभी का स्वागत नहीं करोगे? किसी लड़की की आवाज पर सबने दरवाजे की ओर देखा, जहां अरमान शांति से खड़ा था। वही माही के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। वो बात को रिपीट करते हुए बोली, अरे सब मुझे ये से क्यों देख रहे हो? मेरा गृह प्रवेश करवाओ। पर कोई नहीं हिला, सब खड़े थे। तभी कुछ देर पहले जिस कलश को काया ने टच किया था, माही भी उस कलश को छूकर अरमान का हाथ पकड़कर अंदर आ गई और सबके सामने खड़ी थीं। सृष्टि माही को देख बोली, दी आप। तभी माही सृष्टि को रोकते हुए बोली, सृष्टि मल्होत्रा, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तो दोबारा मुझसे और कोई रिश्ता मत लगाना। माही आराध्या को देख बोली, वो मिस्टर आराध्या खुराना। और माही अपनी बात सुधारते हुए बोली, वो सॉरी, मेरा मतलब मेरे प्यारे देवर जी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। वैसे हम काफी बार मिल चुके हैं, पर हम रिश्तेदार हैं। माही एक एक कर सबसे मिल रही थी, पर वही सब चुप थे। माही खुश होकर बोली, क्या बात है, सबके मुंह क्यों लटके हैं? अपनी भाभी को देख खुशी नहीं हुई? कोई नहीं, अब हम सब साथ रहने वाले हैं। बहुत जल्द तुम सब मुझे अपना लोगे। वैसे अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। माही ने बगासे लेते हुए बोली, बेबी हमारा कमरा कौन सा है? अरमान बिना कुछ बोले आगे चल रहा था। माही अरमान के पीछे जाने लगी। तभी सृष्टि पीछे से बोली, दी ये आपने ठीक नहीं किया, मैं मॉम डैड को बता दूंगी। माही एक पल रुकी और बोली, मेरी प्यारी छोटी बहना, मैं तब भी तुमसे उतना ही प्यार करती थी और आज भी करती हूँ, पर अब तुम्हारे परिवार से मेरा कोई मतलब नहीं है और तुम बहुत भोली हो, अभी तक बस छोटी मोटी शैतानियाँ करती हो। पर अब मैं वो तुम्हारी पहले वाली एंजल नहीं हूँ जो सबके प्यार में अंधी हो जाए। मुझे क्या करना है क्या नहीं मुझे अच्छे से पता है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी को भी बोलो। ये बोल माही वहां से अरमान के पीछे चली गई। एपिसोड 15। यहाँ सब खड़े होकर देख रहे थे। वही अरमान के कमरे, माही कमरे में गई। तब तक अरमान वॉशरूम जा चुका था। माही ने माला उतारकर साइड में फेंका और बिस्तर पर लेट गई। वो दीवार की सीलिंग को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और अरमान बाहर आया। वो सिर्फ टॉवल में था और दूसरे टॉवल से अपने सर को पोंछ रहा था। वही माही की तेज नज़र बस अरमान को ही देख रही थी। अरमान शीशे के सामने गया, तभी उसे अपने पास आते हुए माही दिखी। अरमान जब तक माही से दूर होता तब तक माही ने अरमान को जकड़ लिया। वो उसे पीछे से हक करके खड़ी थी, पर अरमान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था।
उसने गुस्से में माही का हाथ छुड़ाया और उससे दूर होकर बोला, मुझसे दूर रहो माही, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या कर जाऊं तुम सोच भी नहीं सकती। मेरे परिवार और मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो। अरमान की बात से माही को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो अरमान के एकदम पास आकर अपनी उंगली अरमान के सीने पर फेरते हुए बोली, अब तुम नहीं हो, मेरे हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूं मुझे पूरे राइट्स है। और हाँ बेबी, तुमसे दूर तो नहीं रहना। दूर ही रहना होता तो तुमसे शादी क्यों करती। जहाँ तक रही तुम्हारी फैमिली की बात, तो मुझे वैसे भी परिवार से ज़्यादा लगाव नहीं है, पर तुमसे है। तुम जुनून हो मेरे, जो भी तुम्हें मुझसे छीनना चाहेगा उसे मैं इस दुनिया से मिटा दूंगी। अरमान ने एक तंज हंसी दी और बोला, तुम मुझे हासिल कर लोगी, पर मेरी आत्मा मेरी रूह बस निया के लिए है और वही रहेगी। निया का नाम सुनकर माही की आंखों में खून उतर आया। उसने टेबल पर पड़ी परफ्यूम की बोतल को तोड़ दी और गुस्से में बोली, डॉक्टर अरमान, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, पर तुम मेरे हो और अब तुम्हें मुझसे कोई आज़ाद नहीं कर सकता। अरमान हंसा और बोला, माही, तुमने कभी रिश्तों को जाना ही नहीं है। जहाँ प्यार ना हो वहाँ पर शादी जैसे रिश्ते भी फेल हो जाते हैं, और तुम्हारी ये गलत फहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। अरमान अपने कपड़े पहनकर वहाँ से चला गया। वही माही गुस्से में पागल हो रही थी, इतना कि उसने अपने पर्स से सिगरेट निकाला और खुद को शांत करने के लिए उसके बड़े बड़े कस लेने लगी। वही सिद्धा के कमरे में काया लहंगे में बेड के बीचों बीच बैठी हुई थी। पूरे कमरे को कैंडल और गुलाब से सजाया गया था। काया तब से बैठी सिद्धा का वेट कर रही थी, लेकिन वक्त बीतते गया और सिद्धा नहीं आया। हार कर काया को नींद आ गई और वो सो गई। आधी रात को सिद्धा कमरे में आया। उसने जब काया को सोते हुए देखा तो अपने कपड़े लेकर बाथरूम चला गया और कपड़े बदलकर सोफे पर सो गया। रेयांश के घर पर आंचल का 8वां महीना चल रहा था। आज दोनों की सुहागरात थी, पर आंचल इतना थक गई थी कि वो सो गई थी। वही रेयांश आंचल से बात करना चाहता था। वो कितना खुश है बताना चाहता है, पर वो समझ रहा था कि आंचल को आराम की बहुत जरूरत है, इसलिए वो भी आंचल के बगल में सो गया। अगली सुबह सिद्धा का कमरा जब काया सोकर उठी तब उसे सिद्धा कहीं दिखाई नहीं दिया। काया को लगा कि सिद्धा रात को कमरे में आया ही नहीं। उसने टाइम देखा और जल्दी से तैयार होकर नीचे गई। उसने जब नीचे देखा तो सभी नाश्ता कर रहे थे। काया शर्मिंदा थी। वो टेबल के पास जाकर सबसे माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी, वो आंख लग गई थी और इतनी देर हो गई। रिद्धि बोली, कोई बात नहीं, आओ हमारे साथ नाश्ता करो। काया ने सिद्धा को देखा जो नाश्ता कर रहा था। उसने एक बार भी काया की ओर नहीं देखा। इस बात की वजह से काया को दुख तो हुआ, पर वो सबके सामने शांत रही। जब सभी नाश्ता कर रहे थे तभी माही अपनी शॉर्ट और टी शर्ट पहनकर नीचे आई। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो सोकर आई है। माही बेअंग तरीके से सबके साथ बैठ गई और बोली, छोटू, मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आ। सृष्टि माही के लिए कॉफ़ी लेने जाने लगी। तभी तन्मेश ने सृष्टि का हाथ पकड़ लिया और माही को देख बोला, ये मेरी बीवी है, आपकी नौकर नहीं, जिसे आप ऑर्डर दे रही है। माही तन्मेश को देख बोली, शायद आप भूल रहे हैं, वो मेरी भी बहन है और उससे मैं कुछ भी करवा सकती हूँ। तन्मेश कुछ बोलता उससे पहले वृंदा ने अपनी कॉफ़ी माही के सामने रख बोली, आप हमारी कॉफ़ी पी लीजिए, वैसे भी हमारा मन नहीं है और हम भी आपकी सृष्टि जैसे ही है, यानी कि छोटी बहन जैसे, इसलिए हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं। माही ने हाँ मैं सर हिला दिया। वृंदा बोली, भाभी, ये कपड़े अच्छे नहीं लगते, प्लीज़ सबके सामने ये से कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता। आपकी शादी हुई है
तो आज साड़ी या अच्छी सी ड्रेस पहन लीजिए। जहाँ सब चुप थे, वही माही वृंदा की बात पर उसे देख रही थी और कुछ देर बाद बोली, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? वृंदा ने हाँ में सर हिला दिया। माही कॉफी पीते हुए बोली, ठीक है, आज मैं साड़ी पहन लेती हूँ। माही को वृंदा की बात मानते देख सभी माही को देख रहे थे। सृष्टि भी जानती थी उसकी बहन कैसी है, वो इतनी जल्दी लोगों की बात नहीं मानती है। माही वृंदा को देख बोली, तुम मुझे बहुत प्यारी लगी। वैसे तुम इन नमूनों में से किसकी हो? वृंदा ने आराध्या की ओर उंगली कर दी। ओह, तो तुम आराध्या खुराना की वाइफ हो? वृंदा ने हाँ में सर हिला दिया। माही वृंदा को देख बोली, तुम बहुत भोली हो, पर तुम्हें सही पति मिला है। वृंदा खुश होकर बोली, हाँ भाभी, पर ये गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं। आपके पास कोई तंत्र हो तो बताइए। वृंदा की उटपटांग हरकतें फिर चालू हो रही थी। उससे पहले ही आराध्या वृंदा को अपनी गोद में उठा लिया और उसे ले जाते हुए बोला, तुम चुप क्यों नहीं होती? इतना बोलना जरूरी है। वही माही आराध्या वृंदा को देख रही थी। कितना अलग लगता है आराध्या वृंदा के साथ, जबकि ऑफिस में वो इसके बिल्कुल उलट है। इंदौर कॉलेज रोशनी सुधा के साथ कॉलेज गई थी, पर आज वो किसी की नज़रों से बच रही थी। रोशनी मन में बोल रही थी, अगर आज वो लड़का हमें मिला तो हम सीधा उसे मना कर देंगे कि हमें कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाना। जब से मिला है तब से परेशान करके रख दिया है। एपिसोड 216। रोशनी सुधा के साथ कॉरिडोर से गुजर रही थी। वैसे ही उसे अपने सामने रिदम मिल गया। रोशनी अपना रास्ता बदलती तब तक रिदम उसका रास्ता रोक लेता है। सुधा तो रिदम को देखकर ही खुश हो गई। वही रोशनी गुस्से में बोली, हमारा रास्ता छोड़ो। रिदम मुस्कुराया और बोला, तुम गुस्से में बहुत प्यारी लगती हो। रोशनी कुछ बोलती उससे पहले रिदम ने वहां से आते जाते सभी लोगों को रोक लिया और बोला, ये दोस्तों, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, पर वो मान ही नहीं रही, इसलिए आज मैं तुम सबके आगे उसे प्रपोज करूँगा। रिदम की बात सुन सब हूटिंग करने लगे। सभी को ये लगता था कि रिदम और रिम का ब्रेकअप हो गया, इसलिए रिदम अब रोशनी को प्रपोज कर रहा है। सबको इस तरह चिल्लाता देख रोशनी परेशान हो रही थी। वही रिदम अपने घुटनों के बल बैठ गया और एक गुलाब रोशनी के आगे करते हुए बोला, आई लव यू रोशनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मुझे प्यार करोगी? रिदम की बात पर सब रोशनी को यश कहने को कह रहे थे। सुधा रोशनी के कान में बोली, रोशनी हाँ बोल दो, देखो कितना सुंदर है। देखो, ना बोलोगी तो पछताओगी। सबके इतना फोर्स करने पर रोशनी ने हाँ में सर हिला दिया और गुलाब ले लिया। रिदम खड़ा हुआ और रोशनी को गले लगा लिया। रिदम की नज़र भीड़ में खड़ी रिम पर गई, जिसके चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी। रिदम ने रिम को देखा और रोशनी को गले लगा लिया। वही रोशनी को सबके सामने यूं गले लगाना बहुत अजीब लग रहा था। रिदम रोशनी से अलग हुआ और बोला, आज रात रेडी रहना, मेरी मॉम का बर्थडे है और मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। रिदम की बात पर रोशनी कुछ बोलने जाती, उसकी बात काटकर रिदम बोला, डोंट वेरी, मैं तुम्हें अपनी दोस्त के तौर पर मिलाऊंगा। अब जाकर रोशनी थोड़ा ठीक हुई। उसके साथ क्या हो रहा है उसे खुद नहीं पता। रिदम रोशनी का हाथ पकड़कर बोला, चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। रोशनी उसे मना करते हुए बोली, नहीं, हमारी क्लास है, हम नहीं जा सकते। ठीक है, तुम रात को तैयार रहना, मैं लेने आऊँगा। रोशनी ने सर हिला दिया। रिदम वहाँ से चला गया। वही सुधा रोशनी को गले लगाकर बोली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आखिरकार तुम्हारा बॉयफ्रेंड पूरे कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का है। रोशनी कुछ नहीं बोली। दोनों अपनी क्लास में चले गए। वही कैंटीन में रिम, रिदम और दोनों के फ्रेंड्स थे।
रिम रिदम के होठों पर किस कर बोली, बेबी मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार तुमने उस लड़की को आई लव यू बोल दिया। अब बस वो भी तुमसे प्यार करने लगे। वही रिदम चुपचाप बैठा हुआ था। वो गलत कर रहा है या सही उसे नहीं पता। बस वो रिम से प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी करेगा। रिदम ने सब कुछ अपने अंदर से निकाल दिया और खड़ा होकर बोला, मैं घर जा रहा हूँ मॉम के बर्थडे की तैयारी करने के लिए। तुम दोनों भी चलो। रिदम अपने दोस्तों को भी ले गया। दूसरी ओर हॉस्पिटल में अरमान अपने केबिन में बैठा हुआ निया को याद कर रहा था। वो अपने घर थाईलैंड में होगी। कितना कुछ सोचा था। दोनों ने अपनी शादी को लेकर पर सब टूट गया। अरमान निया के बारे में सोच ही रहा था जब उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आया। अरमान ने जब अपना फ़ोन चेक किया तो ये मैसेज माही का था, जिसने आज रेड साड़ी पहनी थी, इसलिए उसने अपनी साड़ी वाली पिक अरमान को भेजी थी। अरमान ने अपना फ़ोन बंद किया और रख दिया। उसे अपनी पत्नी के रूप में माही बिल्कुल स्वीकार नहीं थी, पर अब वो उसकी लाइफ में आकर बैठ गई है। वही माही के ऑफिस में माही जहां से भी गुजर रही थी, सब उसे ही देख रहे थे, क्योंकि हर वक्त माही बिजनेस के कपड़ों में होती है या तो नॉर्मल शॉर्ट ड्रेस में, पर आज उसने साड़ी पहनी थी। कई एम्प्लॉय तो उसे ग्रिट करना भी भूल जा रहे थे। माही अपने केबिन में गई। उसकी असिस्टेंट ने उसे ग्रिट किया और बोली, मैम आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। माही फाइल पढ़ते हुए बोली, मेरे केबिन से फालतू सभी फोटोज हटाकर सभी जगह मेरे हस्बैंड की फ़ोटो लगवा दो। यस मैम कुछ देर रुकिए मैं अभी सब अरेंज करती हूँ। माही वहाँ से अपनी मीटिंग के लिए चली गई। वही रेयांश के घर पर आंचल का पूरा जिम्मा रेयांश ने अपने सर पर उठा लिया था। वो उसे एक मिनट भी अकेला नहीं रहने देता था। हर वक्त आंचल के साथ रहना, उसका ख्याल रखना ही रेयांश की ड्यूटी बन गई थी। पर इन सब में सबसे ज़्यादा खुश रेयांश था, क्योंकि उसका अकेलापन मिट गया था। आंचल जो उसके पास आ गई थी। इंदौर में रोशनी तैयार हो गई थी। उसने ब्लू रंग का सूट और चड्डीदार सलवार पहनी थी। एक साइड दुपट्टा लिया और बालों को खुला छोड़ा था, पर रोशनी के चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि सुधा नहीं जा रही थी। सुधा की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए वो नहीं जा रही थी। रोशनी बेड पर बैठी हुई थी। तभी गाड़ी का हॉर्न बजा। रोशनी ने खिड़की से देखा तो ये रिदम था। रोशनी ने अपनी दिल की धड़कन को रोका और नीचे गई। रिदम जब रोशनी उसके पास आ रही थी, तब वो कार से नीचे उतरा और कार का दरवाज़ा खोला। रोशनी अंदर बैठ गई। रिदम भी कार स्टार्ट कर घर की ओर चल दिया। दोनों ने रास्ते में कोई बात नहीं की। जब दोनों घर पहुंचे तब वहां कोई नहीं था। रिदम का घर काफी बड़ा था। रिदम अपनी माँ को आवाज लगाते हुए बोला, मॉम कहाँ हो आप? रिदम की माँ किचन से बाहर आई। उन्होंने पीली रंग की साड़ी पहनी थी। रिदम की माँ का नाम विधा था। उन्होंने रोशनी को देखा। रोशनी ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। विद्या जी रोशनी को देख बोली, बेटा ये कौन है? इसे तो तुम पहली बार घर ला रहे हो। मॉम ये मेरी न्यू फ्रेंड है, रोशनी शर्मा, ये इंदौर में पढ़ने आई है। विद्या जी बोली, रोशनी बड़ा प्यारा नाम है। रोशनी अब जाकर मुस्कुराई। वो खुश होकर बोली, हमें सब यही कहते हैं। वैसे हम आपके लिए कुछ लाए थे। रोशनी ने जो बैग लिया था उसमें से उसने एक डब्बा निकाला और विद्या जी को देते हुए बोली, आज आपका बर्थडे था, पर हमें आपके बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए माँ ने हमें लड्डू बनाकर दिए थे, तो ये हम आपके लिए ले आए। रोशनी एक सांस में सब बोल गई। उसकी बोलने की स्पीड देख विद्या जी और रिदम दोनों हैरान थे। विद्या जी ने रोशनी के हाथ से डब्बा लिया और उसमें से एक लड्डू लेकर खाने लगी। देखते ही देखते उन्होंने 3 लड्डू खा लिए। रिदम उन्हें रोकते हुए बोला, मॉम बस कीजिए, कितने लड्डू खाएंगी?
विधा जी रिदम को इग्नोर कर बोली, रोशनी बेटा लड्डू तो बहुत अच्छे हैं, अपनी माँ से बोलकर मेरे लिए और बनवा देना। रोशनी बोली, जी हम बोल देंगे। अच्छा बेटा कितने लोग हैं तुम्हारे परिवार में? रोशनी बोलना चालू की, बड़े पापा बड़ी माँ मंझले पापा मंझली माँ, माँ पापा बड़ी माँ के 2 बेटे और 2 भाभी, बड़े भाई का एक बेटा मेरा भतीजा, मंझिली माँ की एक बेटी हमारी दी, मेरा एक भाई, हम दोनों ट्विंस हैं। दादाजी दादी जी बस इतना छोटा परिवार है हमारा, बस दी की शादी हो गई है। रिदम के मुंह से निकला छोटा परिवार, पर ये बात रोशनी तक नहीं पहुंची। विधा जी बोली, बेटा आप काफी अच्छे घर से है, जहां अभी भी परिवार मिलजुल कर रह रहा है। वैसे यहाँ कितने लोग हैं? रोशनी के सवाल पर विधा जी बोली, मैं और रिदम की दादी और रिदम। रोशनी को काफी अजीब लगा, इतने बड़े घर में सिर्फ 3 लोग हैं, पर उसने कुछ नहीं कहा। इतने में रिदम के सारे दोस्त आ गए। रिम ने ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। सभी लोग विधा जी को बर्थडे विश किए। रिम ने विधा जी को डायमंड का नेकलेस गिफ्ट किया। वो बस रोशनी को नीचा दिखाने के लिए ये कर रही थी। आंटी कैसा लगा मेरा गिफ्ट? पूरे 1 लाख का है। विधा जी बोली, बेटा अच्छा है। रिम रोशनी को देख बोली, वैसे तुमने क्या दिया? रोशनी कुछ बोलती उससे पहले विधा जी बोली, रिम बेटा इसने तो मुझे वो दिया है जिसके आगे बड़े बड़े हार सोना भी फैल है, शुद्ध देसी घी के लड्डू, कितना टेस्टी है। वैसे बातें होती रहेंगी, मैं तुम सबके लिए नाश्ता लाती हूँ। रिदम जा तेरी दादी को नीचे ले आ, और रोशनी बेटा तुम जरा मेरी किचन में हेल्प कर दो। आज मैंने नौकरों को भी छुट्टी दे दी है, इसलिए सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है। रोशनी बोली, जी हम कर देंगे, आप बता दीजिए क्या क्या करना है। दोनों किचन की ओर चले गए। रिदम वही रोशनी को देख रहा था। रोशनी का ये रूप देखकर उसे रोशनी को और जानने का मन हो रहा था। उसकी बातें, उसकी हरकतें, कैसे उसकी माँ एक ही बार में रोशनी पर भरोसा कर उसे किचन में ले गई, जबकि रिम को ना उन्होंने कभी कुछ करने को कहा, ना रिम ने कभी विधा जी से नज़दीकियां बढ़ाई। रिदम अपनी दादी को लेने चला गया। उसकी दादी व्हील चेयर पर थी। रिदम उन्हें लेकर नीचे आ रहा था। रिदम की दादी बस बोल सकती थी, उनके हाथ पैर अब काम नहीं करते थे। रिदम अपनी दादी को लेकर नीचे आया। रिम और उसकी सहेलियां अपने में बिजी थी। रिदम के दोस्त बाहर लाइटिंग कर रहे थे। रिदम ने किचन में झांका तो रोशनी और विधा जी हंसते हुए बाहर आई। दोनों ने खाना टेबल पर लगा रही थी। रिदम अपनी दादी को लेकर टेबल के पास गया। रोशनी ने दादी को देखा और जाकर उनके पैर छूकर बोली, कैसी है आप? रिदम की दादी बोली, कौन हो तुम बेटा? विधा जी बोली, माँ ये रिदम की दोस्त है बेटा, बहुत अच्छी लग रही हूँ। विधा जी फिर बोली, माँ आप कुछ घंटे इसके साथ रहिए, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं ये आपसे आज मिली है। कितनी प्यारी बातें और शरारतें हैं। सच में मेरा तो हंस हंस कर पेट दुख गया। आज लग रहा है कि मेरा बर्थडे है। दादी बोली, अरे तुमने उसके साथ बात की, तुम्हें मेरे साथ भी करनी होगी। रोशनी बोली, हमने कब मना किया? वैसे भी हम बिना खाए और बिना बोले नहीं रह सकते, तो पहले खाना खाते हैं। पेट में चूहों ने हुड़दंग मचाया है। रिदम अपनी माँ और दादी को देख रहा था। कितनी खुश है उसकी माँ और दादी जो रिदम से बात करने को मौका देखती है। आज वो उसे इग्नोर कर रही है। रिम की वजह से वो कैसे अपने ही परिवार से दूर हो रहा था। विधा जी रिदम को बोली, बेटा अपने सभी दोस्तों को बुला दो। जी मॉम। रिदम ने सभी को बुलाया और रिदम केक लेकर आया और सबने विद्या जी ने केक काटा। घेरे घेरे खाना खाकर रिदम के सभी दोस्त चले गए। वही रोशनी अंदर बर्तन साफ कर रही थी। विधा जी ने रोका भी पर रोशनी ने उनकी बात नहीं मानी।
विधा जी रिदम और उसकी दादी सोफे पर बैठे थे। विधा जी बोली, रिदम पहली बार मुझे तुम्हारी कोई दोस्त अच्छी लगी। देखो कितनी प्यारी बच्ची है। और वो बाकी सभी उनके नाखूनों के पेंट ना निकल जाए, इसलिए कभी अपने घर का भी काम नहीं करती। वो बोली ही रही थी, तब तक रोशनी बाहर आई। रोशनी बोली, बहुत देर हो गई है, अब हमें घर जाना है। विधा जी बोली, अरे बेटा कुछ देर बैठो ना, मैं कहती हुआ यही रुक जाओ मेरे साथ मेरे कमरे में, हम बातें कर लेंगे। हम रुक जाते पर सुधा की तबीयत खराब है, इसलिए हमें जाना होगा और माँ पापा भी अलाउ नहीं करेंगे। हम फिर कभी आ जाएंगे। ठीक है, पर आना भूल मत जाना, हम तुम्हें बुलवा लेंगे। रोशनी भी मान गई। रिदम रोशनी के साथ बाहर आया, पर बाहर आते ही रोशनी बिल्कुल शांत हो गई। दोनों कार में बैठे और दोनों रात की खाली सड़कों से जाने लगे। रोशनी को चुप देख रिदम बोला, मुझमें कांटे लगे हैं जो तुम एकदम से चुप हो गई। देखो कितनी भी दूर जाओ, बनाना तुम्हें मेरी ही गर्लफ्रेंड है, तो सोच लो क्या करना है। मेरे साथ चुपचाप तो तुम कुछ ही दिन रह पाओगी। रोशनी बहुत सोचकर बोली, तुम्हारे पापा कहाँ है? आंटी अकेली क्यों है? रोशनी की बात पर रिदम ने जोर से ब्रेक लगा दिया। एपिसोड 217, आराध्य का घर। सिद्ध का कमरा। सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले गए थे, पर काया ने खाना नहीं खाया था। वो अभी भी सिद्ध का इंतजार कर रही थी। देखते ही देखते 12 बज गए। अब काया को हल्की हल्की नींद आ रही थी, पर वो अब सिद्ध के ऊपर गुस्सा भी कर रही थी। वो अपने आप से बोल रही थी, आखिर आपको हुआ क्या है? इतने दिन से मुझसे दूर दूर रह रहे हो, कभी खुद से बात करने की कोशिश भी नहीं करते। इतनी सी बात पर इतनी भी क्या नाराजगी? मैं कितने येड्स लगा रही हूँ अपने रिश्ते के लिए, पर आपकी ओर से कुछ नहीं दिख रहा है। मुझसे इतनी ही दूरी पसंद है तो अब मैं दूर ही रहूंगी। यही सब सोचते हुए काया सो गई। रात को 1 बजे सिद्ध आया। वो कमरे में आया तो काया सो गई थी। सिद्ध ने काया को चादर उड़ाया और खुद सोफे पर सोने चला गया। वो काया से पूरी दूरी रख रहा था, पर वह ऐसा क्यों कर रहा है? क्या काया को पता चलेगा? वही अरमान के कमरे में माही गुस्से में थी, क्योंकि अरमान घर नहीं आया था और उसने कई बार उसे कॉल किया था, पर अरमान का फ़ोन स्विच ऑफ था। माही को लग रहा था कि अरमान उसे धोखा दे रहा है। माही घर से निकलकर कार लेकर हॉस्पिटल की ओर गई। वो सीधा अरमान के केबिन में गई। अरमान जो फाइल पढ़ रहा था, दरवाजे की आवाज़ सुनकर उस ओर देखा। तब तक माही उसके बिल्कुल पास आकर उसके होठों को किस कर रही थी। किस भी नहीं, वो उसे काट रही थी। माही की इस हरकत पर अरमान ने माही को उसके कंधे से धक्का दिया, जिससे माही उससे दूर तो हुई पर उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। अरमान को इतना गुस्सा आया कि वो माही के पास जाकर उसके हाथ को पीछे मोड़कर अपनी ओर पुश किया, जिससे माही का सीना अरमान से सट गया था। अरमान गुस्से में बोला, मुझे उकसाव मत माही, मेरे गुस्से को तुम झेल नहीं पाओगी। कितनी बार कहूँ तुमसे, मुझे घिन आती है तुमसे। इस दुनिया में तुम आखिरी भी बची ना, तो भी मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूँगा। मैं तुमसे सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। तुम्हें ठीक करना मेरी भूल थी। तुम एक सन की लड़की हो। अरमान ने माही को झटके में छोड़ दिया। माही ने तिरछी मुस्कान दी और बोली, भूलो मत, तुम्हारे घर में तुम्हारा परिवार भी रहता है और मुझे देरी नहीं लगेगी उन लोगों को निशाना बनाने में, और मुझे वृंदा को निशाना बनाने में देर नहीं लगेगी। उस घर में सबसे ज़्यादा भोली वृंदा ही है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि कल से तुम टाइम पर घर आ जाओ। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी और तुम्हारी कमज़ोरी को ही तुम्हारे खिलाफ यूज़ करूंगी। अगर तुम अपने घर वालों को सही सलामत देखना चाहते हो तो कल से तुम अपना कुछ वक्त मेरे साथ बिताओगे।
मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। मही वहाँ से चली गई। अरमान को पता है मही कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए अभी उसे अपने परिवार के लिए मही को खुश रखना होगा। वही इंदौर में रोशनी की बात पर रिदम ने कार में ब्रेक लगा दी। रिदम बोला, क्या कहा तुमने? रोशनी फिर बोली, तुम्हारे पापा कहाँ है? रिदम रोशनी को देख रहा था। ये लड़की कुछ ही देर में उसके परिवार से मिलने के बाद उसके पापा के बारे में पूछ रही है, जबकि रिम ने सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी और बिजनेस के बारे में पूछा था। रिदम को खोया देख रोशनी बोली, हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। रोशनी के बातों से होश में आया। रिदम खुद को रिलैक्स कर कार को दोबारा स्टार्ट किया और बोला, मेरे मॉम डैड का डाइवोर्स हो चुका है। जब मैं बहुत छोटा था तभी पापा किसी और को पसंद करते थे, और जब ये बात मॉम को पता चली तो उन्होंने पापा को समझाने की कोशिश की पर पापा नहीं माने। दादी को भी पापा का ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने पापा को निकाल दिया और मॉम का साथ दिया। मॉम डैड ने लव मैरिज की थी। मॉम ने पापा की वजह से अपने घर वालों को छोड़ दिया, पर पापा ने उन्हें धोखा दिया। रिदम की आवाज में गुस्सा और आंसू दोनों थे। रोशनी को नहीं पता कि पापा के ना होने से क्या कमी होती है, क्योंकि उसके पास 3 पापा थे, पर फिर भी उसे रिदम के लिए बुरा लग रहा था। रिदम कुछ बोलने गया, वैसे ही रोशनी का फोन बजा। रोशनी ने फोन देखा तो ये फोन उसके घर से आ रहा था। रोशनी ने फोन उठाया तो उसका भाई रोशन बोला, तुम्हें फोन उठाने में देर कैसे हुई? कहीं वहां जाकर घूमना तो नहीं चालू किया? रोशनी अपना गुस्सा रोकते हुए हंसकर बोली, हम घूमे या मर जाए, तुम्हें क्या? ओह, कहीं फिर से तो मम्मी पापा के कान भरने वाले हो। रोशन बोला, बिल्कुल सही सोचा तुमने, जब तक तुम्हें डांट खाता हुआ ना देखूं तब तक मुझे चैन नहीं आता। रोशनी कुछ बोलने गई तभी रोशन बोला, ले पापा से बात कर, वैसे भी तू नहीं है तब भी हम खुश है, कम से कम तुझसे शेयर तो नहीं करना पड़ता। रोशन फोन देकर चला गया। रोशनी बोली, कमीना। तभी आवाज आई, कैसी हो बेटा? अपने पापा की आवाज सुन रोशनी रोने जैसा मुंह बनाकर बोली, पापा हम आपको बहुत याद कर रहे हैं। यहाँ हमें हॉस्टल का खाना खाते खाते पतले हो जाएंगे। बड़ी माँ से बोलकर हमारे लिए अचार पापड़ और कुछ नमकीन भेज देना, वरना यहाँ का सड़ा हुआ खाना खाकर पक्का हम शमशान पहुँच जाएंगे। ठीक है, भिजवा देंगे। अब नाटक बंद करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारी माँ और छोटी माँ सब तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बना रहे हैं। ये से ही कुछ देर बात करके रोशनी ने फोन रख दिया। वही रोशनी की सारी बातें रिदम को आराम से सुनाई दे रही थी। रोशनी को शांत लड़की नहीं है, इतना तो रिदम समझ गया था। दोनों रास्ते भर खामोश रहे और रिदम ने रोशनी को घर छोड़ा और अपने घर आ गया। लेकिन वो जब से आया था उसे बस रोशनी का ही ख्याल था। रोशनी के बारे में सोचकर ही रिदम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये बात विद्या जी भी नोटिस कर रही थी, पर वो अभी चुप थी। रोशनी तो उन्हें भी बहुत पसंद आई थी, पर विद्या जी रिदम के मुंह से सुनना चाहती थी। अगली सुबह आराध्या का कमरा सुबह उठते ही वृंदा की उल्टियां चालू हो गई थी। वही वृंदा की उल्टियां आराध्या को झकझोर कर रख दे रही थी। रोज सुबह वृंदा की उल्टियां, उसका पेट दर्द आराध्या को बर्दाश्त नहीं होता है। वृंदा कुछ नहीं बोलती, इसका मतलब ये नहीं कि आराध्या को नहीं दिख रहा था। वृंदा की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं थी। आराध्या को ज्यादा तकलीफ ना हो इसलिए वृंदा उसे कुछ नहीं बोलती थी, पर वृंदा की प्रेगनेंसी उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। प्रेगनेंसी के वक्त लड़कियां मोटी होती है, पर वृंदा के केस में उल्टा था। वो पहले से बहुत पतली हो गई थी। उसके चेहरे की रौनक भी उतनी नहीं आ रही थी।
वृंदा की परेशानी को देख आराध्या वृंदा से बच्चा अबॉर्ट करने के बारे में बात करना चाहता था, पर वृंदा आराध्या की ये बात इतनी आसानी से नहीं मानेगी, ये भी आराध्या जानता था। एपिसोड 218। सिद्ध के कमरे में जब सिद्ध की नींद खुली तो वो अपनी आंखें मिचते हुए उठा। उसकी नज़र बेड पर गई, पर वहाँ काया नहीं थी। सिद्ध ने शीशे के सामने देखा तो काया सफ़ेद टी शर्ट ब्लैक जीन्स में अपने बाल की पोनीटेल बनाकर होठों पर गुलाबी लिप बाम लगा रही थी। लिप बाम लगाकर काया ने कमरे को ठीक किया। वो सिद्ध के पास आई और वहाँ से चादर और तकिया लेकर उसे तही कर बेड पर अच्छे से रखकर अपना पस लेकर नीचे चली गई। उसने पूरी तरह सिद्ध को इग्नोर किया। सिद्ध भी ये नोटिस कर रहा था। वो भी तैयार होकर नीचे गया। वही टेबल पर अरमान और माही को छोड़कर सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। धीरे धीरे सब नाश्ता कर वहाँ से चले गए। धीरे धीरे सब अपने काम पर चले गए। अब घर में बस वृंदा, सृष्टि और मधु ही थे। वृंदा सोफे पर बैठी थी, वही मधु अपने कमरे में कुछ काम से गई थी। सृष्टि गार्डन में पानी डाल रही थी। तभी माही आंखें मसलते हुए नीचे आई। वो सबसे पहले खाने के टेबल पर गई, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। माही वहाँ से निकलकर हॉल में आई। वहाँ उसे वृंदा मिली। वो वृंदा के पास गई और बोली, बेबी गर्ल। वृंदा ने माही की आवाज़ पर पीछे पलटकर देखा तो माही उसे ही देख रही थी। जी भाभी बोलिए, माही हिचकिचाते हुए बोली। वो मुझे भूख लगी है, पर कुछ नहीं है। वृंदा मुस्कुराकर बोली, ठीक है, हम आपके लिए कुछ बना देते हैं। माही जल्दी से बोली, नहीं नहीं, तुम मत बनाओ। एक काम करते हैं, मैं कुर्सी किचन में रखती हूँ, तुम उस पर बैठ जाना। उसके बाद मुझे बताना, मैं बना लूंगी। वृंदा भी मान गई। माही ने किचन में कुर्सी रखा, उस पर आरामदायक तकिया रखा। वृंदा को उस पर बैठाकर जैसा जैसा वृंदा उसे बताती वैसा वैसा माही कर रही थी। शायद माही ने पहली बार किचन में कुछ बनाया था। माही ने अपने लिए टोस्ट सैंडविच बनाया और कॉफ़ी, जिसे देखकर माही को अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा था। माही आज बिना गुस्सा, बिना स्वार्थ के खुश थी। उसने वृंदा को गले लगा लिया और बोली, थैंक यू बेबी गर्ल, तुम काफ़ी अच्छी हो। बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, मैं तुम्हें दूंगी। वृंदा सोचते हुए बोली, तो हमारे लिए जलेबी लेकर आएगा। माही सोचते हुए बोली, लेकिन मेरी शर्त है, पहले मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी की फाइल पढ़कर उसे डॉक्टर से पूछकर तुम्हारे लिए लाऊंगी। वृंदा बोली, ठीक है, अब बाहर चलते हैं। दोनों बाहर आकर सोफे पर बैठ गए। थोड़ी देर में सृष्टि और मधु भी दोनों के पास आ गई, पर सृष्टि ने माही को इग्नोर किया। मधु तो वृंदा की दवाई उसे खिला रही थी। सृष्टि का इग्नोर करना माही समझ रही थी। माही बोली, सृष्टि, क्या मैं जान सकती हूँ तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? देखो, वैसे मुझे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, पर तुम मेरी बहन हो तो इतना तो जानना बनता है। चलो बताओ, क्यों गुस्सा हो? सृष्टि चीढ़कर बोली, दी, तुम क्यों इस घर की शांति बर्बाद कर रही हो? जब से तुम आई हो अरमान जीजू घर पर नहीं आते और हमेशा उदास रहते हैं। दी, ये अच्छी बात नहीं है। माही अपना सैंडविच खाते हुए बोली, देखो, मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया था। वो तुम अपने जीजू से पूछना वो क्यों मेरे पास आया था, और वो मुझे पसंद आ गया तो वो चीज़ मेरी हुई। सो अब तुम्हारे जीजू मेरे हुए। बाय हुक बाय कुक, और जो मेरा है उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ने देती। दी, तुम बहुत घमंडी हो, क्या तुम्हें दया नहीं आती? जीजू आपके साथ खुश नहीं है, फिर क्यों तुम उनके पीछे पड़ी हो? माही गुस्से में बोली, बस सृष्टि, आगे कोई आर्ग्यूमेंट मत करना, मुझे नहीं पसंद कोई मुझे सही गलत समझाए। माही वहाँ से ऊपर अपने कमरे में चली गई। सृष्टि परेशान थी, उसकी बहन इतनी जिद्दी क्यों है?
मधु सृष्टि को समझाते हुए बोली। सृष्टि परेशान क्यों होती हो, तुम्हारी बहन बुरी नहीं है, बस जिद्दी है। तुम ही देखो जब से वो आई है कितनी शांति से रहती है, वृंदा को कितना प्यार करती है। सृष्टि खड़ी हुई और बोली, तुम सबको ऐसा लगता है, पर मेरी बहन जैसा खतरनाक इस घर में कोई नहीं है। उसे जो पसंद होता है उसके लिए वो कुछ भी करती हैं, फिर वो किसी की नहीं सुनती। पता नहीं कब सुधरेगी। सृष्टि अपने कमरे में चली गई। वही मधु और वृंदा दोनों को देख रहे थे। मधु बोली, वृंदा तुम्हें नहीं लगता दोनों बहनों में ज्यादा अंतर नहीं है? वृंदा माही का सैंडविच उठाते हुए बोली, हमें भी यही लगता है। वैसे दोनों ही दिल की अच्छी है, पर माही भाभी ज्यादा बुरा बनने की कोशिश करती है, पर वो वैसी नहीं है। आराध्या के ऑफिस में ऋषि का केबिन, ऋषि का प्राइवेट कमरा। ऋषि बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसके चेहरे पर पसीना था। वही सिया के बाल ऋषि और सिया दोनों को कवर कर रहा था। ऋषि के शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे। वही सिया ऋषि के ऊपर थी। सिया ऋषि के सीने पर चूम और काट रही थी। वही ऋषि के चेहरे पर पसीना था। सिया ऋषि के हिप पर बैठी हुई थी। बेचारा ऋषि कुछ कर भी नहीं पा रहा था। सिया ने अपने छोटे हाथ ऋषि की हाथों को पकड़ा हुआ था और वो उसे किस कर रही थी। ऋषि कब से सिया को रोक रहा था, पर सिया थी कि रुकी ही नहीं रही थी। ऋषि सिया को चोट नहीं पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने सिया को हटाने की कोशिश नहीं की। आखिर में जब सिया थक गई तब जाकर वो ऋषि के बगल में लेट गई। सिया के हाथ ऋषि एक हाथ में ही था। बहुत देर तक दोनों लेटे रहे। ऋषि ने जब सिया को देखा तो सिया सो गई थी। ऋषि उठा और गर्मी को भांपते उसने एसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया। सिया को चादर उड़ाकर उसने अपना शर्ट बंद कर लिया और रेडी होकर बाहर आ गया। काफी देर तक वो अपने काम में लगा रहा। शाम होने आ गई थी। वो उठा और सिया को देखने के लिए कमरे में गया, तो सिया कमरे में बैठी गेम खेल रही थी। ऋषि दूर से ही उसे देख बोला, तुम उठ गई तो बाहर क्यों नहीं आई? घर नहीं जाना क्या? सिया बोली, पहले मेरे लिए कुछ खाने को मंगाओ। ऋषि बोला, सिया अगर भाई को पता चल गया कि तुम सुबह से यहाँ हो तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। जब तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं तब तक मैं कहीं नहीं जा रही। ऋषि बोला, ठीक है मैं कुछ मांगता हूँ। ऋषि ने बाहर आकर खाना ऑर्डर किया। एपिसोड 219। आराध्या का घर, माही का कमरा। माही घड़ी में टाइम देख रही थी। इस वक्त 5 बज रहा था। आज वो ऑफिस भी नहीं गई थी। उसने कल ही अरमान को चेतावनी दी थी। वो घड़ी देख ही रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अरमान अंदर आया। अरमान को घर पर देखकर माही के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी। अरमान अंदर आया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया। वही माही अरमान का वेट कर रही थी। अरमान कुछ देर बाद जब बाहर आया तब वो जाकर सोफे पर बैठ गया। माही बेड से खड़ी हुई और अरमान के पास गई। वो अरमान के पीछे जाकर उसके कंधे की मालिश करने लगी। अरमान, जिसने अपनी आंखें बंद रखी थी, उसे अपने कंधे पर जब कुछ फील हुआ तो उसने माही का हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे हाथ लगाना बंद करो माही। इन सब का कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सब मैं बस निया और अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। माही अरमान के बातों को इग्नोर कर बोली, चाहे जैसे भी, पर अब तुम मेरे हो और तुम्हें अपना बना कर रहूंगी और मैं अपनी बातें बार बार रिपीट नहीं करती। अरमान सोफे से खड़ा हुआ और माही की ओर देख बोला, तुम्हें गलत फहमी बहुत है। तुम्हारी यही अकड़ मुझे तुमसे दूर करती है। माही बोली, अरमान, मैंने खुद को और तुमको 3 महीने दिए हैं। इन 3 महीनों में तुम मुझसे प्यार करते हो, ये बात तुम खुद मुझसे कहोगे। अरमान ने एक तंज भरी मुस्कान दी।
और बोला, इन 3 महीनों में भी मैं तुम्हें ना ही बोलूँगा। जो तुमने मेरे साथ किया है, उसके लिए मैं तुम्हें इस जन्म में तो माफ़ नहीं करूँगा। अरमान वहाँ से बाहर चला गया। वही माही मुस्कुरा रही थी। आज सिद्धा घर जल्दी आ गया था। वो जब अपने कमरे में गया तो काया वहाँ नहीं थी। सिद्धा समझ गया था कि काया ऑफिस गई हैं। सिद्धा वहाँ से अपने बाथरूम गया और कुछ देर बाद जब बाहर आया तो काया भी घर आ चुकी थी। सिद्धा अपने बाल पोंछते हुए बाहर आया। उसकी नज़र सोफे पर बैठी काया पर गई, पर काया ने सिद्धा को एक नज़र देखकर सीधा बाथरूम चली गई। वही सिद्धा काया को जाते हुए देखता रह गया। सिद्धा ने कपड़े पहने और नीचे चला गया। नीचे गार्डन में सभी लोग बैठे हुए थे। सिद्धा भी उन सब के साथ बैठ गया। कुछ देर बाद काया भी नीचे आई। सब अपने अपने काम के बारे में बात कर रहे थे। वही जहां सब बात कर रहे थे, ऋषि के फोन पर फोन आया। सिया का नाम फ्लैश होते देख ऋषि वहां से जल्दी से चला गया। वही आराध्या वृंदा को देख रहा था, जो हंस हंस कर सबसे बात कर रही थी। पर वृंदा की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। आराध्या वृंदा के साथ क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ भी करके उसे उस बच्चे को जन्म देने से रोकना था। वृंदा को बचाने का बस यही तरीका था, पर वृंदा कभी भी नहीं मानने वाली है। ये बात आराध्या जानता था। आगे चलकर वृंदा की हालत और खराब होगी या ठीक होगी, ये बात डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे थे। बात तो ये है कि वृंदा की हालत इतनी खराब थी कि उसके शरीर से खून खत्म होने लगा था। अपने सामने अपनी पत्नी की हालत आराध्या देख नहीं पा रहा था। आराध्या का ध्यान टूटा। वृंदा आराध्या से बोली, हम कमरे में जाना चाहते हैं। आराध्या मुस्कुरा दिया और वृंदा को अपनी गोद में लेकर कमरे में गया। उसने वृंदा को बेड पर लिटा दिया और बोला, तुम आराम करो, खाने के वक्त में तुम्हें जगा दूंगा। वृंदा ने आराध्या के गालों पर किस किया और सो गई। वही आराध्या वृंदा के सर को सहला रहा था। वही माही उसका अगला प्लेन था, अरमान के आसपास रहने का। इसलिए वो कब से प्लेन बना रही थी। इंदौर में शाम का वक्त रोशनी और सुधा पढ़ाई कर रही थी। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। सुधा आवाज़ सुनकर बोली, रोशनी, ये ट्यून तो तेरे हीरो की है। रोशनी खिड़की के पास जाकर देखी तो ये सच में रिदम था। रोशनी जल्दी से दुपट्टा लेकर जाते हुए बोली, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। रोशनी जल्दी से नीचे गई। रिदम कार से सटकर खड़ा था। रोशनी जल्दी से उसके पास आई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिदम कार का दरवाजा खोलकर बोला, मॉम ने तुम्हें बुलाया है, चलो बैठो। रोशनी उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए बोली, देखो हम कोई बेवकूफ़ नहीं है। अभी कल ही तो हम आंटी से मिले थे, कहीं तुम हमारे साथ। रोशनी की उटपटांग बातें सुनकर रिदम रोशनी के बिल्कुल पास गया। उसकी ये से पास आने से रोशनी थोड़ा पीछे होने गई तो रिदम ने उसे कमर से खींचकर अपने पास किया और बोला, तुम डर क्यों रही हो? हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो छोटा सा किस तो बनता है। रिदम की बातें सुन रोशनी उसे धक्का देते हुए बोली, हम कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, समझे? वैसे भी लड़के बहुत डिमांडिंग होते हैं। क्या क्या कहा तुमने? लड़के नहीं लड़कियां डिमांडिंग होती है। रिदम रोशनी की नाक खींचते हुए बोला। रोशनी रिदम से दूर होते हुए बोली, हमारी नाक और हमें छोड़ो वरना हम नहीं जाने वाले तुम्हारे साथ। रिदम बोला, ठीक है बैठो। रोशनी बैठ गई। रिदम ने कार स्टार्ट की। दोनों रिदम के घर की ओर चल दिए। रास्ते भर रोशनी चुप रही। वही रिदम बार बार उसे बुलवाने के लिए हथकंडे अपना रहा था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब रिदम भी चुप हो गया। रोशनी कुछ सोचकर जल्दी से बोली, तुम कह रहे हो कि तुम हमारे बॉयफ्रेंड हो, फिर जब हमारी शादी हो जाएगी तब तुम्हें कितने बच्चों का बाप बनना है?
रोशनी की बात पर रिदम ने कार में ब्रेक लगा दी। वो रोशनी को आंखें फाड़कर देख रहा था। उसने रोशनी का माथा चेक किया और बोला, तुम्हें बुखार तो नहीं है? फिर ये से सवाल क्यों पूछ रही हो? रोशनी बोली, बस मन में आया तो पूछ लिया। रिदम ने दोबारा कार स्टार्ट की। रिदम बोला, पहले ये बताओ कि तुम डरोगी तो नहीं? बच्चे होने के बाद तुम बूढ़ी लगने लगोगी। चेहरे पर झुर्रियां हो जाएंगे, स्क्रैच मार्क हो जाएंगे। रोशनी सोचते हुए बोली, पर क्या फर्क पड़ता है? सबके साथ होता है तो हमारे साथ भी होगा। हमारी माँ को भी हम ट्विंस थे, पर पापा तो अभी भी माँ से प्यार करते हैं, तो क्या तुम भी हमसे तब भी प्यार करोगे? रोशनी के सवाल पर रिदम चुप था। रोशनी को नहीं पता कि वो बस एक मोहरा है, कोई उससे और उसके दिल के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एपिसोड 220। रात का वक्त। सिद्ध का कमरा। सिद्ध कमरे में बेड पर बैठा हुआ था। वो अपना सोशल मीडिया देख रहा था। सिद्ध ने अपनी और काया की शादी की एक भी फोटो अपलोड नहीं की थी। वो देख ही रहा था। जब काया कमरे में आई, सिद्ध की नज़र काया पर गई, पर काया ने बिना सिद्ध को देखे अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई। सिद्ध अभी भी वही देख रहा था। कुछ देर में जब सिद्ध बाहर आई तो वो सिद्ध को इग्नोर कर बेड पर से तकिया और चादर लेकर सोफे पर चली गई। काया लेटकर अपना फ़ोन चलाने लगी। वही सिद्ध कब से काया को देख रहा था। जब सिद्ध से रहा नहीं गया तो वो उठकर काया के पास पहुंचा। काया फिर भी जानकर अनजान बन रही थी। वो अभी भी अपना फ़ोन चलाने में बिजी थी या दिखा रही थी। सिद्ध बोला, काया जाकर बेड पर सो जाओ। काया बिना कुछ कहे उठकर जाकर बेड पर लेट गई। सिद्ध काया को देख रहा था। उसे लगा कि काया उससे कुछ कहेगी, पर काया जाकर आराम से लेट गई। सिद्ध को काया के ना बात करने पर गुस्सा आ रहा था। वो भी आकर काया की दूसरी साइड लेट गया, पर काया उससे मुंह फेरे सो रही थी। दूसरी ओर इंदौर में रोशनी और रिदम के घर पहुंच गई थी। रोशनी रिदम को छोड़कर जल्दी से घर के अंदर चली गई। रोशनी को देखते ही विद्या जी जो सोफे पर बैठी थी, वो खुश हो गई। रोशनी जल्दी से जाकर उन्हें गले लगा ली। विद्या जी भी खुश होकर रोशनी को गले लगा ली। दादी दोनों को देख बोली, मुझे भूल गए क्या? दादी की बात पर रोशनी उन्हें भी गले लगा ली। रोशनी दादी से अलग होकर बोली, बताइए आपने हमें क्यों बुलाया है? विद्या जी बोली, हम दोनों को तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए चलो हमारे साथ डिनर भी कर लेना। रोशनी मान गई। वही दरवाजे से खड़ा होकर रिदम रोशनी को देख रहा था। रिदम अंदर आया और बोला, मॉम मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक है जाओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। रिदम वहाँ से अपने कमरे में चला गया। विद्या जी और रोशनी ने मिलकर खाना लगाया। फिर विद्या जी बोली, रोशनी बेटा ऊपर से राइट साइड का पहला कमरा रिदम का है, जाओ उसे बुलाकर ले आओ। रोशनी विद्या जी की बात मानकर रिदम के कमरे में जाने लगी। जब रोशनी रिदम के कमरे में पहुंची तो रिदम वहां नहीं था। रोशनी कमरे के अंदर गई और रिदम के कमरे को देखने लगी। वो कमरे को देखने में इतना बिजी हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कितनी अंदर आ गई। तभी उसे बाथरूम खुलने की आवाज आई। रोशनी ने जब रिदम को देखा तो अपनी आंखें बंद कर दूसरी ओर घूम गई और जल्दी जल्दी बोलने लगी, वो सॉरी, वो मैं बस तुम्हें वो माँ बुला रही है। मैं रोशनी को हकलाता देख और घबराता देख रिदम को मजा आ रहा था। रिदम धीरे कदमों से रोशनी के पीछे आया और रोशनी की कमर को पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया। रोशनी अपनी आंखें बड़ी कर रिदम को देख रही थी। रिदम ने बस टॉवल पहना था। ऊपर से वो रोशनी के बिल्कुल पास खड़ा था। रोशनी के मुंह से चीख निकलने वाली थी। तब तक रिदम ने अपने होठ रोशनी के होठों पर रख दिए। रिदम पूरे शिद्दत से रोशनी के होठों को चूम रहा था। वही रोशनी की आंखें अपने आप बंद हो गई।
रिदम रोशनी के होठों को छूने भर से ही जान गया था कि रोशनी अभी अनछुई और पवित्र है। रिदम खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने अपने एक हाथ से रोशनी के बालों को एक साइड किया और घेरे से उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। लेकिन रोशनी काफी थक गई थी, उसे सांस भी नहीं आ रही थी। इसलिए वो रिदम को धकेलने लगी। उसे यूं दूर हटने की कोशिश करता देख रिदम ने रोशनी को छोड़ दिया। रिदम रोशनी को देख रहा था, पर रोशनी अपनी नज़र नीचे की हुई थी और वो जल्दी से वहां से भाग गई। रिदम रोशनी को देख रहा था। अचानक उसे याद आया कि वो रिम से प्यार करता है, पर अभी जो रोशनी के साथ किया वो क्या था, रिदम सोच भी नहीं पा रहा था। वही रोशनी नीचे आकर लंबी लंबी सांस ले रही थी और खुद को शांत कर टेबल के पास गई। विधा जी बोली, रोशनी बेटा, रिदम कहाँ है? वो आंटी, वो आ रहा है, रोशनी ने बड़ी मुश्किल से कहा। रोशनी शांति से टेबल पर बैठ गई। विधा जी और दादी भी रोशनी के साथ बैठ गए। कुछ ही देर में रिदम भी पहुंच गया। उसकी नजर आते ही रोशनी पर गई, जो सिर झुकाए एक एक टुकड़ा खा रही थी। रिदम भी बैठ गया। सबने खाना खाया, पर इस बीच रोशनी ने रिदम की ओर देखा तक नहीं। रोशनी ने थोड़ी देर विधा जी और दादी से बात की, फिर घर जाने लगी। रिदम रोशनी को छोड़ने के लिए उसके साथ आया। दोनों वहां से निकले, पर दोनों ने इस बीच कोई बात नहीं की। रिदम की नज़र रह रहकर पर रोशनी के होठों पर जा रही थी, जो अभी भी लाल हुए थे। पर रिदम खुद को रोक रहा था कि वो रिम से प्यार करता है, इसलिए वो रोशनी से दूर ही रहेगा। रोशनी का हॉस्टल आया, रोशनी वहां से चली गई। दूसरी ओर आराध्य का कमरा। आराध्य ने फैसला कर लिया था कि वो वृंदा को बिना बताए उसका अबॉर्शन करा देगा। उसे वृंदा का गुस्सा मंजूर था, पर उसकी जान नहीं। कल होते ही वो डॉक्टर से बात कर लेगा। फिलहाल के लिए उसे वृंदा का ध्यान रखना है। अगर उसने ज्यादा देर की तो वृंदा और बच्चे दोनों को तकलीफ होगी। आराध्य वृंदा को ही देख रहा था, जो आराम से सो रही थी, पर वृंदा का चेहरा काला पड़ गया था। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।